बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव संभव है और चुनाव से ठीक पहले आपको बता दें, तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव पर परिवार में ही तकरार बढ़ गई है। संजय यादव को लेकर तेज प्रताप यादव कई बार अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर कर चुके हैं। तेज प्रताप बिना नाम लिए संजय यादव को जयचंद कह चुके हैं। अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक पोस्ट से सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि बिहार में सियासी चर्चा तेज होते ही रोहिणी ने वो पोस्ट प्राइवेट कर दिया ताकि कोई देख न पाए। रोहिणी की नाराजगी की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2 दिन पहले ही रोहिणी तेजस्वी के बस में बैठे संजय यादव की तस्वीर वाली एक पोस्ट साझा की थी, फिर अचानक से इसी पोस्ट को प्राइवेट कर दिया गया। आखिर क्या कहना चाह रही हैं रोहिणी आचार्य, ये सबके बीच में सवाल बना हुआ है। तो बड़ी खबर यह है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का पोस्ट आया है और रोहिणी ने लिखा है कि बेटी के तौर पर कर्तव्य मैंने निभाया है। रोहिणी ने लिखा है कि बहन के तौर पर कर्तव्य निभाया है, मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। ये रोहिणी आचार्य ने लिखा है, मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। रोहिणी आचार्य लिख रही हैं, विवाद बढ़ने पर पोस्ट प्राइवेट किया गया है। ये बताया गया है कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, रोहिणी आचार्य कह रही हैं, और मैंने बेटी के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया है, आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, कोई एम्बिशन नहीं है पॉलिटिकल मेरा। ये रोहिणी आचार्य। अब देखिए, जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुआ और बवाल मचा, उसके बाद इस पोस्ट को प्राइवेट कर दिया गया। दीज पोस्ट आर प्रोटेक्टेड, इसका मतलब इसे प्राइवेट का ऑप्शन में डाल दिया गया। सीधी बात है, अगर रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट को शेयर किया था तो उसे पब्लिक रहने दिया जाता, क्यों इसे प्राइवेट किया गया, ये सवाल उठता है। दूसरी बड़ी बात, रोहिणी आचार्य की तरफ से जो पोस्ट किया गया कि मैं बेटी के कर्तव्य के तौर पर निभा रही हूँ और मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी, परिवार के सदस्यों को पोस्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब रोहिणी ने क्या लिखा है आपको हम बता रहे हैं। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। ये रोहिणी आचार्य ने लिखा है। अब इस पूरे पोस्ट को फिर प्राइवेट किया गया। सवाल यह है कि प्राइवेट क्यों किया गया। जब इस पोस्ट को पब्लिक पे रखा गया था, ये बताने की कोशिश हुई थी कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, तो फिर इसे प्राइवेट क्यों किया गया, माफ कीजिए। और आपको बताते हैं, अब संजय यादव जिसको लेकर बवाल मच रहा है, जो तेजस्वी यादव की यात्रा के साथ साथ भी चल रहे हैं, वो हैं कौन। तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं संजय यादव, आरजेडी के राज्यसभा सांसद है संजय यादव, हरियाणा के रहने वाले हैं। जब तेजस्वी क्रिकेटर थे तब से उनके साथ जुड़े हुए हैं और तेजस्वी यादव के पीएस भी रह चुके हैं। रणनीति तय करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है संजय यादव की, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। अब संजय यादव को लेकर ही ये पोस्ट था। अब आपको एक और बड़ी बात बताएं कि बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में दूसरे भाई उतर आए हैं, तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप ने बिना संजय यादव का नाम लिए ये बोला है कि संजय यादव को तेज प्रताप ने जयचंद कह दिया है। तेजस्वी की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। तेज प्रताप लगातार जयचंद वाले पोस्ट करते रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं तेज प्रताप, आपको सुनवाते हैं। दूसरा कौन है वो, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड, भाजपा माइंडेड, सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा का नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तो इसीलिए ये सोचना आपको है। तो आपने तेज प्रताप यादव को सुना, कैसे जयचंदों के बारे में कहा गया, नाम नहीं लिया गया लेकिन टारगेट किया गया और ये बताया जा रहा है संभावना है संजय यादव की तरफ ही निशाना था। हमारे साथ रूपेश जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आकाश भी जुड़ चुके हैं। हम देख पा रहे हैं रूपेश को भी, आकाश को भी। बारिश हो रही है तेज वहां पर, लेकिन रूपेश पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो गर्मी देखने को मिल रही है राजनीति में आरजेडी की, वो किस बात की है, क्या आखिर ये मामला है, क्यों बार बार सिलसिलेवार संजय यादव को लेकर निशाना साधा जा रहा है। तेज प्रताप तो पहले भी जयचंद का जिक्र कर चुके, लेकिन इस बार रोहिणी आचार्य भूमिका में आ गई हैं, उन्होंने प्राइवेट कर दिया और ज्यादा सवाल उठ रहे हैं अपने पोस्ट को। देखिए बिल्कुल, और इन तमाम
ठंडी फुहारों के बावजूद ये जो गर्मी है, ये जो आग लगी हुई है, वो बुझने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले तेज प्रताप यादव बाहर हुए और बाहर ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव के कहने पर हुए बल्कि बाहर से भी उन्होंने हमले निशाने पर तेजस्वी यादव रहे। अब तेजस्वी यादव जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो SIR का मामला हो या फिर सड़क पे डांस करने का मामला हो या फिर तेजस्वी यादव के जितने मुद्दे हैं, वो तमाम मुद्दों में कहीं ना कहीं कुछ खोट नज़र आती है तेज प्रताप यादव को। नई एंट्री हुई रोहिणी आचार्य को ये बात नागवार गुजरी कि अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जो बस लेकर निकले हैं, उस बस की फ्रंट सीट पर या तो तेजस्वी यादव बैठे या फिर उस पर लालू प्रसाद यादव बैठते रहे हैं। यह बात उन्हें नागवार गुजरी और इस नागवारी को उन्होंने शब्दों में पिरो करके बयां भी किया और एक पोस्ट उन्होंने शेयर किया और उसके अगले दिन ही उन्होंने कहा कि मैं अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकती हूं। दरअसल तेजस्वी यादव को ये लगता है और तेजस्वी यादव के सलाहकारों को ये लगता है कि अगर सत्ता की राह निष्कंटक करनी है, अगर बिहार की कुर्सी तक निष्कंटक पहुंचना है, तो जो कांटे हैं, जो कील कांटे हैं, जो विघ्न बाधाएं हैं, उनको दूर करना होगा। और सबसे पहले उनको ये सलाह दी गई है कि तेज प्रताप यादव के जो कारनामे हैं, चाहे उनका व्यक्तिगत जीवन हो, उनका निजी जीवन हो या फिर जो हरकत वो करते रहते हैं, वो एक विघ्न बाधा है, उसको पहले दूर किया गया। और उसके बाद से जो परिवारवाद, सबसे पहले 2020 में देखिए कि बीजेपी और जेडीयू के पास तेजस्वी यादव के ऊपर हमला करने के लिए उनके तर्कस में एक ही तीर होता है, जंगल राज। और लालू प्रसाद यादव को सामने रख के, चाहे वो चारा घोटाले की बात हो या फिर 15 साल के शासनकाल की जो भी नाकामियां रही हैं, उसको सामने करके तेजस्वी यादव पर हमले किए जाते हैं। लिहाजा 2020 के चुनाव में तमाम पोस्टरों से लालू प्रसाद यादव को आउट किया गया। प्रदेश कार्यालय के बाहर सबसे बड़ा पोस्टर लालू प्रसाद यादव का लगा था, उसे हटा दिया गया, तेजस्वी यादव को सामने लग गया। अब परिवारवाद के मुद्दे को लेकर के लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर, तेजस्वी यादव पर भी हमला होता है। लिहाजा ये तय किया गया है कि इस बार के चुनाव में तेज प्रताप यादव बाहर से चुनाव लड़ेंगे, उनको आरजेडी का टिकट नहीं मिलने जा रहा है। लिहाजा सिर्फ तेजस्वी यादव होंगे जिनको परिवार का टिकट मिलेगा, ताकि कोई परिवारवाद कह के या फिर सिर्फ परिवार की पार्टी है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह बिहार आते हों, ये बात जरूर जिक्र करते हैं कि ये परिवार की पार्टी है, ये परिवारवाद की चिंता है इनको, हमको पूरे देश की चिंता है, लेकिन इस परिवार को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। लिहाजा परिवार के किसी और सदस्य की इस बार के चुनाव में एंट्री ना हो, ये खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और यही कारण है कि अंदर खाने ये भी चर्चा है कि रोहिणी आचार्य जिस तरह से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और हालांकि वो छपरा से हार गई, उसके बाद से क्या उनकी मंशा है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं। लेकिन अंदर खाने ये कहा गया है कि परिवार के किसी भी व्यक्ति को इस बार चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव आरजेडी के टिकट पर लालू प्रसाद यादव के परिवार से तेजस्वी के अलावा किसी को टिकट ना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और इस सलाह पर कहीं ना कहीं अमल किया। जी, आप ठीक कह रहे हैं रुपेश। और पब्लिक के आगे ये इमेज या फिर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है कि परिवारवाद का इल्जाम नहीं लगे लालू परिवार पर। मैं आऊंगी रुपेश आपके पास, और ऐसा नहीं है क्योंकि एक नाम के पीछे बवाल मचा है, परिवार में ही खटास है, तो ऐसा नहीं कि संजय यादव को लेकर परिवार में सवाल खड़े हुए पहली बार। पहले से ही तेज प्रताप यादव संजय यादव को जयचंद कहते आ रहे हैं। परिवार पार्टी से बेदखल होने के पीछे वो संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराते हैं और कई पोस्ट किए हैं। अब रोहिणी आचार्य ने लगातार दूसरी बार संजय यादव को सवाल खड़े किए उनको लेकर। पहली बार रोहिणी आचार्य का पोस्ट तब सामने आया था जब बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव की बस में तेजस्वी यादव की सीट पर, उनकी सीट पर संजय यादव बैठे हुए नजर आए थे। और दूसरी बार अब उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिना उनका नाम लिए हमला बोला है, तो इसीलिए ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तेजस्वी के संजय पर विवाद की वजह क्या है, इसे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, परिवार को ये लगता है कि तेजस्वी सिर्फ संजय की सुनते हैं। संजय यादव पार्टी में हावी होते चले जा रहे हैं और तेजस्वी पर भी हावी होते चले जा रहे हैं, इसीलिए परिवार को ही लगता है कि संजय का कद बढ़ाया जा रहा है, संजय यादव का कद बढ़ाया जा रहा है। तेजस्वी को परिवार से दूर कर रहे हैं संजय यादव। ये पार्टी में, ये परिवार में ये एक धारणा है। बड़े फैसलों में परिवार का कोई दखल नहीं है। तेज प्रताप से विवाद की एक वजह भी संजय यादव भी बताए जा रहे हैं। बाहर का आदमी परिवार पर भारी पड़ रहा है, आरजेडी के कैडर में सही संदेश जा नहीं रहा है। तो लबो-लुआब ये है कि ये नैरेटिव सामने जा रहा है कि संजय यादव पैरेलल आते जा रहे हैं तेजस्वी यादव के, और इसीलिए परिवार को भी खटक रहे हैं। आकाश भी हमारे साथ बने हुए, लगातार उनके पास चलेंगे। जो उनकी अधिकार यात्रा चल रही है तेजस्वी यादव की, उनके साथ आकाश लगातार है, बता रहे हैं। आकाश, देखिए, परिवार का झगड़ा जब सोशल मीडिया पर आ जाए तो बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ सामने आती हैं।
लेकिन एक नाम जो बार बार लिया जा रहा है वो संजय यादव का है। आखिर किस बात की खटास है? और क्योंकि यात्रा में वो साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि वहां तक भी ये सुगबुगाहट पहुंची है कि बहन नाराज है? देखिए निधि, संजय यादव की जिस तस्वीर को रोहिणी आचार्य ने शेयर किया था, जिसे किसी फेसबुक पोस्ट पर मैं पहले शेयर किया गया और बाद में उसे रीशेयर किया रोहिणी आचार्य ने, वो पहले दिन की तस्वीर है। बिहार अधिकार यात्रा जब पटना से निकली और वो यात्रा जब जहानाबाद से निकलकर इस्लामपुर की तरफ जा रही थी, उसी दौरान संजय यादव बस की अगली सीट पर बैठे हुए थे। वो फोटो वायरल हुई और वो फोटो जब वायरल हुई तो उस पर कई तरह की चर्चाएं चलने लगी। रोहिणी आचार्य ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके का कोई संकेत दे रही हैं। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोगों को अपने घर पर बुलाया, उन्हें भोजन कराया, उन्हें राशन दिया, उन्हें कुछ पैसे दिए और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर में उन्होंने शेयर भी किया। जब तेज प्रताप यादव ने ये शेयर किया था, उस पोस्ट को भी रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर शेयर किया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद बिहार अधिकार यात्रा के पहले दिन जब संजय यादव की वो तस्वीर आई, उस तस्वीर के आने के बाद रोहिणी आचार्य खुलकर आ गई और सबसे ज़्यादा चर्चा तब हुई जब रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर का एक वीडियो, जिस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि वो वीडियो जब उन्होंने लालू यादव को किडनी डोनेट किया था, उस दौरान का वीडियो है, उस वीडियो को भी उन्होंने शेयर किया और उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा कि आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सब कुछ ठीक नहीं चलने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, वो वजह संजय यादव का नाम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि संजय यादव जब आगे रहते हैं तो वो तेजस्वी से किसी को मिलने नहीं देते। ये बात तेज प्रताप यादव खुलकर कई बार कह चुके हैं, कई मंच पर कह चुके हैं। उन्होंने कल बख्तियारपुर में भी इस बात का जिक्र किया कि मैं जयचंद का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इशारा संजय यादव की तरफ ही था। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे समय बीतेगा, चुनाव की तारीखें नज़दीक आएगी, ये विवाद बढ़ता ही दिख रहा है, कम होता दिख नहीं रहा है। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पर आप अगर नजर देंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के जो समर्थक हैं, वो भी आपस में भिड़ रहे हैं। कुछ ऐसे समर्थक हैं जो संजय यादव के पक्ष में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संजय यादव पार्टी को एकजुट करके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, संजय यादव पार्टी में फूट डाल रहे हैं, वो कब्जा करना चाहते हैं। तो दोनों तरह की बातें साथ साथ चल रही है। कुछ लोग ये भी कहना चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ना चाहती हैं और सबसे ज्यादा जो ये विवाद बढ़ा और जो चर्चा शुरू हुई वो तब हुई जब रोहिणी आचार्य ने आज सुबह 8:30 बजे के आसपास अपने ट्विटर को प्राइवेट कर लिया। उनके ट्विटर के प्राइवेट होने के बाद ये चर्चा बहुत तेज हो गई कि क्या ये विवाद बढ़ता ही चला जाएगा? क्या रोहिणी आचार्य को ये कहा गया है कि आप ट्वीट ना करिए? क्या रोहिणी आचार्य को ये कहा गया है कि अगर आप ऐसे ही ट्वीट करते रहेंगे तो पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं रहेगा? लेकिन उन्होंने ट्वीट हटाया नहीं, उन्होंने पोस्ट को डिलीट नहीं किया, उन्होंने ये समझा कि इस अकाउंट को ही प्राइवेट कर लिया जाए। और सिर्फ वो ट्विटर पर ही नहीं लिख रही हैं, वो फेसबुक पर भी लिख रही हैं, लगातार लिख रही हैं। उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य नाराज तो हैं, लेकिन अगला कदम उनका क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है। और अब लेकिन सीधी बात है आकाश और रुपेश, सीधी बात है, पार्टी और परिवार में ये जो रार है, ये जो तकरार है, वो खुलकर एक नाम को लेकर सामने आ रही है। अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि तेज प्रताप के साथ भी ये हुआ, अब क्या रोहिणी आचार्य को भी रोकने की कोशिश परिवार की ओर से हो रही है, देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश आपका भी और आकाश आपका भी जानकारी देने के लिए। और आइए अब बिहार से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गैंगस्टर्स पर कार्रवाई की। गैंगस्टर काला राणा ने हरियाणा पुलिस को धमकी दी है। आपको बता दें, बड़ी जानकारी मिल रही है, कुरुक्षेत्र एनकाउंटर को लेकर धमकाया गया है। पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है, ये काला राणा का कहना है, गैंगस्टर का कहना है। रजत लाडवा का मर्डर किया गया, काला राणा की तरफ से ये कहा गया है और पुलिस को धमकाया गया है। और कैसे धमकाया गया है हरियाणा पुलिस को, आपको बताते हैं। गैंगस्टर की धमकी सामने आई है। हमारे भाई रजत लाडवा और अमन लाडवा को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया था और कुरुक्षेत्र पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर करके अमन की टांग पर गोली मार दी। यमुनानगर पुलिस CIA 2 के इंस्पेक्टर राकेश ने हमारे भाई रजत लाडवा को उठाकर मर्डर किया और फर्जी एनकाउंटर दिखा दिया। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इनको जल्द बता देंगे कि फेक एनकाउंटर कैसे किया जाता है। ये मर्डर है, जिसका भी इसमें हाथ होगा उनका हिसाब
जरूर होगा। तो ये धमकी सामने आई है गैंगस्टर की, काला राणा की, और कहा गया है कि मर्डर है, एनकाउंटर नहीं है। ये फर्जी एनकाउंटर की बात कही जा रही है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के भावनगर में हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा शिपिंग सेक्टर है। आप भी जानते हैं कि भारत सदियों से दुनिया की एक बड़ी समुद्री ताकत था। हम दुनिया में शिप बिल्डिंग के सबसे बड़े सेंटर हुआ करते थे। भारत के तटीय राज्यों में बने जहाज देश और दुनिया के व्यापार कारोबार को गति देते थे। यहां तक कि आज से 50 साल पहले तक भी हम भारत में बने जहाजों का उपयोग करते थे। उस दौर में भारत का 40% से अधिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट देश में ही बने जहाजों से होता था। लेकिन फिर देश का शिपिंग सेक्टर भी कांग्रेस की कुनीतियों का शिकार हो गया। कांग्रेस ने भारत में जहाज निर्माण पर जोर देने के बजाय विदेशी जहाजों को किराया भाड़ा देना बेहतर समझा। इससे भारत में शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम ठप हो गया। विदेशी जहाजों पर निर्भरता यह हमारी मजबूरी बन गया। परिणाम यह हुआ कि 50 साल पहले जहां 40% व्यापार भारतीय जहाजों पर होता था, वो हिस्सा घटकर सिर्फ 5% रह गया। यानी अपने 95% ट्रेड के लिए हम विदेशी जहाजों पर निर्भर हो गए। विदेशी जहाजों पर इस निर्भरता का हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। साथियों, में आज देश के सामने कुछ आंकड़े आप सबके सामने रखना चाहता हूं। देशवासी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज भारत हर साल करीब $75 बिलियन यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को शिपिंग सर्विसेज के लिए देता है, किराया देता है। ये आज भारत का जितना डिफेंस बजट है, करीब करीब उतना पैसा किराए में दिया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए 7 दशकों में कितना पैसा हमने सिर्फ भाड़े के रूप में दूसरे देशों को दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और झारखंड से बड़ी खबर है। झारखंड में आईएसआईएस आतंकी दानिश का ठिकाना सामने आ गया है। दानिश के घर में चलता था आईएसआईएस का रिक्रूटमेंट कैंप।
बड़ा खुलासा हुआ है। दानिश के घर में जमा किया जाता था बारूद और विस्फोटक। भारत में हमले के लिए विस्फोटक किया जाता था जमा। पाकिस्तान से ऑनलाइन क्लास भी चलाई जाती थी। तो झारखंड में रहता था ये संदिग्ध आतंकी और दानिश के घर से आईएसआईएस का रिक्रूटमेंट कैंप तक चल रहा था। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश के बड़े वीवीआईपी थे आईएसआईएस के निशाने पर। ये खुलासा, ये पर्दाफाश हुआ है। आईएसआईएस के आतंकियों से पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि आईएसआईएस के निशाने पर बीजेपी आरएसएस के बड़े नेता रहे। आतंकी दानिश के ठिकाने पर थी बम बनाने की फैक्ट्री। विस्फोटक बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। दो बड़ी खबरें बता रहे हैं, दानिश के घर में आईएसआईएस का रिक्रूटमेंट कैंप चल रहा था, ये जानकारी मिली है। विस्फोटक बनाने का सामान भी मिला है। देश के बड़े वीवीआईपी आईएसआईएस के निशाने पर थे और यहीं से ही रिक्रूटमेंट कैंप चल रहा था। एक और बड़ी खबर, दानिश हर तरह के बम बनाने में माहिर था, ये जानकारी मिली है। दानिश अपने ठिकाने पर विस्फोटक तैयार करता था। सोनरेखा नदी में ट्रायल करके फेंक देते थे। बम की ताकत को आजमाया जाता था। ये दानिश के बारे में जानकारी मिल रही है। रांची में तबारक लॉज में दानिश का ठिकाना भी था। और ज्यादा जानकारी, तीन बड़ी खबरें बता रहे हैं, एक के बाद एक कई खुलासे हुए हैं दानिश को लेकर और जिस तरह के रिक्रूटमेंट कैंप को चलाने की बात कही जा रही है। और क्या डिटेल में जानकारी मिल रही है, जितेंद्र शर्मा हमें ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लास भी लेता था, बाकी भी संदिग्ध आतंकी तैयार किए जा रहे थे, बम के टेस्ट भी कराए जाते थे, क्या कुछ जानकारी और मिल पाई? जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के इस बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और ये जो मॉड्यूल है वो दरअसल झारखंड से ऑपरेट किया जा रहा था। झारखंड से ही दानिश नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ, जिससे पूछताछ के दौरान ये सब अहम खुलासे सामने आए हैं। पता चला कि दानिश तबरेक एक लॉज है, वहाँ पर बतौर पेइंग गेस्ट वहाँ पर रह रहा था और वहीं बैठकर वो बाकायदा ऑनलाइन बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था। अपने पाकिस्तानी हैंडलर के लगातार संपर्क में था और जो बम उसने बनाया उसको बाकायदा चेक करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी चेक करने के लिए उसे नदी में फेंक कर फोड़ा जाता था, ताकि पता चल सके कि आखिरकार वो कितना ताकतवर है, कितना नुकसान वो कर सकता है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी हैंडलर है उसी के इशारे पर जो टेक्निक थी बम बनाने की, वो बाकायदा अपने सिग्नल एप्लीकेशन पर बनाए गए दो ग्रुप, इनमें से एक का नाम बिजनेस ग्रुप था, दूसरे का नाम इंटर्न ग्रुप था, इन दोनों ग्रुप्स के अंदर डाला करता था ताकि जो दूसरे आतंकी हैं या फिर के जिहादी हैं उनको बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा सके। तो कहा जा सकता है कि जो दानिश है वो इस मॉड्यूल को कहीं ना कहीं इसका अहम किरदार था, सीधे तौर पर पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ा हुआ था और उसी के इशारे पर ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर तमाम बड़े वीवीआईपी लीडर्स, इसके अलावा कई वीवीआईपी लोकेशन और धार्मिक स्थलों को आने वाले वक्त में, यानी कि जो फेस्टिव सीजन आने वाला है उसमें टारगेट करने की फिराक में लगा हुआ था। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिए, तो कई बड़े खुलासे हुए हैं दानिश को लेकर और आईएसआईएस मॉड्यूल को लेकर। आगे बढ़ते हैं। H1B वीजा को लेकर अमेरिका ने अपने नियम बदले हैं। ट्रंप ने H1B वीजा पर आवेदन शुल्क बढ़ा दिया है। अब जो नए एप्लीकेशंस होंगे उसमें $1 लाख की फीस अनिवार्य होगी। H1B वीजा के लिए अब देने होंगे 88 लाख। तो वीजा नियमों में बदलाव किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए नियमों को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। और ट्रंप ने वीजा शुल्क बढ़ा दिया है। अब आपको बताते हैं कि पहले कितना था और अब कितना होगा। पहले जो वीजा शुल्क था, जो लगता था H1B वीजा के लिए, या एप्लीकेशंस जो देते थे, उसमें 1 से 6 लाख तक लग जाता था, लेकिन अब एकदम से बढ़ाई गई है रकम और अब 88 लाख लगेगा इस एप्लीकेशन के लिए। तो वीजा नियमों में बदलाव किया गया है और अब जो शुल्क है वो बढ़ा दिया गया है। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि H1B वीजा है क्या, होता क्या है और इस पर ट्रंप इतने सख्त क्यों है। H1B वीजा क्या है, पहले ये देखिए। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। अमेरिकी कंपनियां जारी करती हैं H1B वीजा। स्किल्ड वर्कर्स के लिए ये जारी किया जाता है और अमेरिकी कंपनियों में काम करने के लिए ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है। कोई भी विदेशी नागरिक आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए ऑफर लेटर ज़रूरी होता है जिस कंपनी में उनकी नौकरी लगी है। आईटी प्रोफेशनल्स को सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है और भारत से कई आईटी प्रोफेशनल्स जाते हैं अमेरिका काम करने।
H1B वीज़ा जो है उसके बाद अब सख्ती क्यों इसमें दिखाई जा रही है? अमेरिका में दरअसल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक ही आ रहे हैं और अमेरिकी कंपनियों में काम कर रहे हैं। यूएस पहुंचे अमेरिकी कर्मचारियों को दरकिनार किया जा रहा है। ये एक अहम बात है, इस वजह से ये शुल्क बढ़ाया जा रहा है। आवेदन शुल्क बढ़ाने से असर क्या होगा, ये भी जानिए। असर ये होगा कि अमेरिका में नौकरी करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। पहले से ज़्यादा फीस चुकानी होगी H1B वीज़ा के लिए। भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर इसका असर देखने को मिलेगा। भारत H1B वीज़ा का सबसे बड़ा लाभार्थी है क्योंकि यहीं से ही कई IT प्रोफेशनल्स जाते हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया है H1B वीज़ा का गलत इस्तेमाल हुआ, अमेरिकी कंपनियों को रिप्लेस किया गया। नए नियम से अमेरिकी नागरिकों को फ़ायदा होगा। अब बड़ी बात क्या है, ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम शुरू किया है। गोल्ड कार्ड की कीमत 8.5 करोड़ से ज़्यादा है, यानी 8.8 करोड़ गोल्ड कार्ड से यूएस में अनलिमिटेड रेसिडेंसी का अधिकार होगा। 80,000 गोल्ड कार्ड जारी किए जाएंगे। तो एक तरफ फ़ायदे की बात सोची जा रही है और इस वजह से H1B वीज़ा का जो शुल्क है वो बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वडोदरा में विवादित पोस्ट पर विवाद बढ़ गया है। AI के जरिए की गई थी विवादित पोस्ट, पहले पत्थरबाजी और फिर सड़क की जाम। तनाव को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस। कार्रवाई के आश्वासन पर मामला शांत कराया गया है। मक्का मदीना पर की गई थी विवादित पोस्ट। तो विवादित पोस्ट की गई थी और उसके बाद ये हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तनाव का माहौल बन गया। AI के जरिए दरअसल एक विवादित पोस्ट की गई थी और उसके बाद ही हंगामा बरपा, पत्थरबाजी होने लगी, सड़क तक जाम कर दी गई। और वडोदरा में उन्मादी भीड़ ने जमकर हंगामा किया है, तोड़फोड़ की है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंजलि ओझा की रिपोर्ट दिखाते हैं। वडोदरा शहर में फिर से एक बार शांति को खराब करने का प्रयास हुआ है। जिस तरह से शांति प्रिय वडोदरा है उसकी जिस तरह से त्योहार नजदीक आ रहे हैं, नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले विस्तार में एक विवादित पोस्ट को लेके कुछ जो समुदाय के लोग हैं वो लोग पुलिस मथक पहुंचे थे और उन लोगों ने अपनी रजूआत की थी। उसके बाद जो लोग थे वो लोग उस्कराकर, जिस तरह से गुस्से में आकर जो परिस्थिति खड़ी हुई, जिस तरह से पत्थर मारा किया गया, जिस तरह से विस्तार में जो शांति स्थापित की गई थी उसको नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश हुई है, उसको लेके पुलिस विभाग ने अभी तक 15 से ज़्यादा लोगों को अटक किया है और जो लोग जिसने विवादित पोस्ट किया था उनको भी राउंड अप करने की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वडोदरा शहर में पिछले 1 महीने में 2 बार इस तरह की घटना हुई है। पिछली बार जो घटना हुई थी वो श्री जी की प्रतिमा पर अंडा फेंकने की घटना हुई थी और उसको लेके पुलिस विभाग ने जो शख्स थे उन लोगों को राउंड अप कर लिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। अभी भी जो विवादित पोस्ट करनार जो शख्स है उनको ढूंढ लिया गया है, उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा करने होते हैं वो सब कुछ पुलिस विभाग द्वारा हल किए जा रहे हैं और जो जिस तरह से वडोदरा शहर की शांति को खराब करने की जो कोशिश की गई है उसको लेके पुलिस विभाग के तहत जो राइटिंग का गुना है वो दर्ज करके पूर्व जो कार्रवाई है, वो जो तपास है वो शुरू की गई है।